ठीक है। कोवेलेंट रेडियस अपन किसके लिए डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होता क्या है कि टू एटम्स आर डूइंग ओवरलैपिंग। जब भी अपने कुछ एरिया को यहाँ पे मर्जिंग करते हैं या इनका कुछ पार्ट शेयर करते हैं, द शेयरिंग ऑफ सम एरिया इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरीके से दिखाते हैं। अब रफली ये होगा कि अगर ये डिस्टेंस डी मेरे पास हो, ठीक है, ये मान लीजिए ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस मान लो, तो रफली 2r इज इक्वल टू डी कर सकते हैं अपन। तो इनडायरेक्टली हम रेडियस को मालूम कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट ये था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसका कारण क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है आउटर मोस्ट में, इट इज मूविंग लाइक ए वेव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम रफली क्या कर सकते हैं कि ये रेडियस r और ये रेडियस r, तो 2r इज अप्रोक्स इक्वल टू d, ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये एटम A है, ये एटम B है, सपोज कीजिए। तो यहाँ फार्मूला ये होता है, स्टीवेंसन फार्मूला बोलते हैं इसे। स्टीवेंसन फार्मूला ये बोलता है कि D इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मोड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी, ये फार्मूला है। यहां पे D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, ठीक। आर ए को हम लिखेंगे आर ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए, और किस में होनी चाहिए? इन एंगस्ट्रॉम। आर बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी इन एंगस्ट्रॉम। एक्स ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, और एक्स बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ बी एटम। तो पूरा फार्मूला ये है, स्टीवेंसन फार्मूला, ठीक। अगर मेरे पास दो अलग अलग एटम है तो आर ए प्लस आर बी और ये एक्स ए माइनस एक्स बी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मल्टीप्लाई किसे करना है? 0.09 से। अब अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ये दोनों एटम जो है एक जैसे कर दिए हमने, ये भी ए एटम है, ये भी एटम है, तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से बराबर एक्स भी हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो D बराबर में क्या लिख सकता हूं? D इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए, यानी कि आर ए इज इक्वल टू 1/2 D। तो एटम की रेडियस क्या हो गई, उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इट इज हाफ ऑफ द कोवेलेंट रेडियस इज, कोवेलेंट रेडियस इज half of the internuclear distance, internuclear distance between two atoms which are covalently bonded, यानी हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे कि अगर दो एटम में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ए और ए में, ठीक है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अगर मैं डी बोल देता हूं, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये डी है, वो है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस जो है इट इज डिफाइंड फॉर मेटल, इट इज डिफाइंड फॉर मेटल्स, ठीक। इसमें क्या होता है? मेटल्स में खासियत होती है, हम सॉलिड मेटल की बात कर रहे हैं, कि एटम्स आर जस्ट प्लेस्ड इन दिस वे, मतलब कांटेक्ट करते हुए। कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस में क्या होता है कि दे विल शेयर सम रीजन, तो शेयरिंग की वजह से उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो अगर मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में डी बोल दो, ये डिस्टेंस आर है और ये आर है, तो क्लियर कट हम लिख सकते हैं 2r a इज इक्वल टू डी, तो आर ए इज इक्वल टू 1/2 डी, यानी कि ये भी चीज वही है कि मेटेलिक रेडियस इज
radius is half of the internuclear distance. Half of the internuclear distance. Internuclear distance, ठीक है ना? तो वैसे ही है 2RA is equal to D. तीसरी जो रेडियस हम बात करते हैं वो है वांडर वाल रेडियस. वांडर वाल रेडियस क्या होती है कि जैसे सपोज कीजिए मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूं. अब इन दोनों मॉलिक्यूल में जो सबसे नजदीक वाले दो एटम हैं वो कौन से होंगे? ये तो नहीं हो सकते. कौन से होंगे? ये वाले. तो जो दो नियरेस्ट एटम है उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैं d मान लूं तो r, ये इसको मैं 2RA इज इक्वल टू d मान लूं तो r वांडरवाल इज इक्वल टू 1/2d. फॉर्मूला इसके लिए भी वही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन it is half of the distance between two non-touching atoms in closest approach. क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि जैसे मान लो मैं ये वाला मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो हमें इन दो मॉलिक्यूल के जो दो नियरेस्ट एटम है जो कि आपस में नॉन टचिंग है उन दोनों के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस ले लूं और डिस्टेंस लेकर उसका हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन टचिंग एटम्स इन क्लोजेस्ट अप्रोच. इसको हम बोलते हैं वांडर वाल रेडियस. अब डायग्राम के हिसाब से अगर अपन देखें, इस वाले में कुछ एरिया शेयर हो रहा है, इस वाले में ये जस्ट टच कर रहे हैं और इसमें ये दोनों दूर हैं तो ये डिस्टेंस ज्यादा है. तो अगर मुझसे पूछा जाए कि रेडियस का ऑर्डर क्या होगा तो रेडियस का ऑर्डर होगा सबसे बड़ी रेडियस वांडर वाल, उसके बाद सेकंड मेटालिक और उसके बाद कोवेलेंट. अब इसके अंदर हम आयनिक को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आयनिक दो तरह की है, कैटायन और एनायनिक, तो वो इसमें शामिल नहीं होगी. इसमें बेस्ट क्वेश्चन ऐसे होगा, स्टूडेंट मेजर्ड रेडियस ऑफ एन एलिमेंट in 3 experiment as 10 Armstrong, 11 Armstrong and 12 Armstrong. Identify types of radius. ठीक, तो अब आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि जो सबसे छोटी रेडियस इसने मालूम की होगी ये कौन सी होगी? कोवेलेंट. उससे बड़ी रेडियस मेटालिक, यानी मेटालिक में मेटल में इसने मेटालिक रेडियस डिफाइन की होगी और 12 जो है ये कौन सी रेडियस होगी इसकी? वांडर वाल. तो इस तरीके से तीनों में ये क्वेश्चन बन सकता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहां पे अपन बोल सकते हैं Z इफेक्टिव या फिर इसको हम बोल सकते हैं Z स्टार. ठीक है, अब वास्तव में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ये समझ रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए हम कोई एटम ड्रॉ करते हैं, एटम में ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है. अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियर चार्ज हम किसको बोलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हम बोलते हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से. न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा? जितने उसमें प्रोटॉन होंगे. सपोज कीजिए 10 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना लेंगे? +10. वैल्यू क्या होगी? +10E.
लेकिन लिखेंगे कैसे, +10। बात समझ रहे? न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसको हटा दो, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही प्लस चार्ज होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पे बंधे हुए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज। तो एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं, यहां एक और इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। अब एक्चुअली रेडियस को डिफाइन करने वाला फैक्टर कौन सा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के कितना दूर है। ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे अफेक्ट होती है कि ये न्यूक्लियस में कितना चार्ज पड़ा हुआ है उसी हिसाब से इसको खींचेगा। ज्यादा चार्ज होगा तो खींच के पास आ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी, ठीक। चार्ज कम होगा तो ये क्या होगा, दूर होगा। अब होगा क्या कि ये तो हो गया इस पे अट्रैक्शन, एट द सेम टाइम जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज इसको रिपेल कर रहे होंगे। तो एक साथ इसमें दो फोर्स गवर्न हो रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, अट्रैक्शन, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा ना उस केस में, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा तो अट्रैक्शन ही है, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहे हैं ये भी इसको धक्का देगा, लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉन का इस पर रिपल्शन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस डिसाइड करने वाला फैक्टर ये वाला रिपल्शन है। मान लो इसने इसको धक्का दिया और नजदीक ला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लेकिन इसने इसको रिपेल किया, इसको बढ़ा दिया तो रेडियस बढ़ गई, है ना। तो हम कंसीडर कौन सा करेंगे, ये वाला। तो अब ये हो गया कि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसमें डिक्रीज आएगा ना इसकी वजह से। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है और दो अपोजिट लग गया तो इफेक्टिवली कितना लगा, 8। सेम चीज एटम में होती है, ठीक है। तो उसको हम आगे देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू सेम चार्ज। Due to this repulsion, attraction on outermost electron, decreases, and this decreased attraction will be called as effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बताएगा, नेट अट्रैक्शन को। It represents net attraction on outermost electron. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो आप कि नेट अट्रैक्शन क्या होगा ये बताइए। नेट अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स, सही है। मान लीजिए इसको मैं कैसे समझा रहा हूं कि मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स अंदर लग रहा है, 2 न्यूटन का अपोजिट लग रहा है, इफेक्टिवली कितना लगा, 8, ठीक है। तो नेट अट्रैक्शन को बताने वाली चीज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और अट्रैक्शन को बताने वाली कौन सी चीज है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक।
न्यूक्लियर चार्ज। और रिपल्शन फोर्स को बताने वाली चीज है सिग्मा, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी कि रिपल्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मेरे पास फार्मूला हो गया कि Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा। बात समझ रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस रिपल्शन। रिपल्शन को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर सिग्मा। सिग्मा को क्या नाम बोला हमने? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन कितना लग रहा है वो मेजर करने के लिए Z माइनस इनकी वजह से जो रिपल्शन है उसको माइनस कर देंगे, और इस रिपल्शन को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? सिग्मा से। तो Z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो रेडियस को डिसाइड करने वाला रियल फैक्टर कौन सा होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ रहे हो? यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि 10 न्यूटन, एक में जो है 12 न्यूटन लग रहा हो और अपोजिट में 8 लग रहा हो, तो इफेक्टिवली तो 4 ही लगा। मान लो किसी में 6 लग रहा है और अपोजिट में 1 ही लग रहा है, तो इफेक्टिवली तो 5 लगा ना। तो हमें तो मतलब इससे है ना कि नेट कितना लग रहा है। आप किसी चीज को पुल कर रहे हो तो पुल तो नेट से ही होगा ना, उससे थोड़ा होगा कि मतलब जैसे आप कितना लगा रहे हो और अपोजिट में मान लो बहुत ज्यादा लग रहा हो तो नेट तो कम हो जाएगा। तो हम रेडियस को न्यूक्लियर चार्ज से नहीं देखेंगे, हम रेडियस को किससे देखेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये रिप्रेजेंट करता है रियल अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, नोट करो कि जैसे मान लीजिए एक तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास जो ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आ गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये, लेकिन इनका एक कवर बन गया इनके आसपास जो कि इसको खींचने से रोक रहा है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो ये जो लेयर बनी है ये एक लेयर स्क्रीन का काम करती है, या हम इसको बोल दें ये लेयर एक शील्ड का काम करती है। जैसे अगर मैं किसी मैग्नेट के आसपास कपड़ा लपेट दूं और फिर आयरन पार्टिकल रखूं तो वो कपड़े का काम क्या होगा? उस पर अट्रैक्शन को कम करेगा। तो सेम वैसे के वैसे ही ये लेयर इस अट्रैक्शन को कम कर रही है। तो हम ये बोलते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स विल वर्क एज ए शील्ड या ऑब्लिक हम बोल सकते हैं इसको स्क्रीन अराउंड न्यूक्लियस। सो दिस इफेक्ट इज called as shielding effect oblique screening effect। बात समझे हो ये चीज? बोलो। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसके अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस को पूरी तरीके से कवर कर ले रहे हैं। अब जैसे मान लो पूरा कवर कर दूं मैं इसको, न्यूक्लियस को, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी ना सेम चार्ज वाला, रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो इस पे अट्रैक्शन, अगर मान लो मैं इन सबको हटा दूं एकदम, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। तो अट्रैक्शन जो कम हुआ है इनकी वजह से, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको कवर करके शील्ड बना रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। या फिर ऑब्लिक क्या कर सकते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीन की तरह भी काम कर सकती है या शील्ड की तरह काम कर सकती है। पॉइंट समझ गए? ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर निकालना है तो मुझे जेड और सिग्मा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जेड जस्ट एटॉमिक नंबर होता है, वो तो पता लग जाएगा एटॉम से। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा को हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट मालूम करते हैं यूजिंग स्लेटर्स लॉ। तो स्लेटर लॉ यूज करके हम सिग्मा की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, चलो नोट कीजिए फटाफट। तो केस फर्स्ट हम कर रहे हैं फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन। रूल ये है, सबसे पहला तो राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट
according to radius and count electrons in each shell. For each electron, sigma value, nth level sigma की वैल्यू होती है 0.35, n-1 लेवल 0.85, n-2, n-3 और इससे आगे जाएं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1, और इसका एक्सेप्शन है फॉर हीलियम सिग्मा इज इक्वल टू 0.30। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि ये कैसे अपन डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि कैलकुलेट सिग्मा 4s इलेक्ट्रॉन इन जिंक एलिमेंट। जिंक का जेड होता है 30। अब पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारे पास एटम में बहुत सारे लेवल हैं, ठीक है, और हर एक लेवल की इलेक्ट्रॉन पे अलग न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए वो जेड इफेक्टिव या सिग्मा पूछ सकता है। मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये एटम है या न्यूक्लियस रखा हुआ है, हर इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, इस पे अलग, इस पे अलग। तो वो क्या कर सकता है, इसके लिए भी पूछ सकता है, इसके लिए भी पूछ सकता है, इसके लिए भी पूछ सकता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसके लिए पूछा है 4s के लिए हम इसको n मानेंगे, n इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 4। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d10 और 4s2। अगर मैं एनर्जी के हिसाब से लिखूं तो 4s2 पहले आएगा, लेकिन मैं किसके हिसाब से लिख रहा हूं, रेडियस के हिसाब से। रेडियस के हिसाब से मतलब कि जिनका भी n का वैल्यू सेम है वो एक साथ, ये n का वैल्यू इनके लिए सेम, ये एक साथ। सही है। किसके हिसाब से जमा लिया, सेम n वाले ग्रुप से बना लिए मैंने। जिसके लिए अगर हमसे पूछा हो, ठीक है, तो उसके लिए रूल ये है कि कंसीडर ओनली इलेक्ट्रॉन्स एट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यह है कंसीडर ओनली इनर इलेक्ट्रॉन। मुझे रिपल्शन काउंट करना है इस पे, तो इसके इनर इलेक्ट्रॉन इनको काउंट करूं। अगर मुझे रिपल्शन काउंट करना हो इस पे, तो मैं इनको भूल जाऊं क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन हो गए इसके लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसके लिए इन दोनों को कंसीडर करूंगा। यानी वो हमसे क्या कर सकता है, इनमें से किसी के लिए भी सिग्मा पूछ सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए सिग्मा पूछा है उसके इधर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। लाइन का मतलब समझे हो, कंसीडर ओनली इलेक्ट्रॉन्स एट लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक ठीक है। अगला काम क्या करना है अपन को, कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन on which repulsion has to be considered। अब इस लाइन का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास दो ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे हीलियम में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं उनमें से एक को मान लूंगा रेफरेंस और दूसरे का रिपल्शन काउंट करूंगा। दो इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन तो एक का ही माना जाएगा ना। अगर मान लो 11 इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक माइनस कर दूंगा, बाकी 10 का रिपल्शन 11वें पे मानूंगा, ठीक है। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन नहीं मानने मुझे, कितने मानने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है वो समझ रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, दो में से मैं एक माइनस कर दूंगा क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा हूं, रेफरेंस, ठीक।
इसको मैंने n माना है, ये वाला कौन सा हो गया, n लेवल। यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस वाले में, 18। ये कौन सा लेवल है, n-1। ठीक है, इस वाले लेवल को मैं कौन सा मानूं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ये n-2। और इस वाले लेवल को हम क्या माने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n-3। करना क्या है अपन को कि जिस लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए वो काउंट कर लेंगे, और वो काउंट करके ईच इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज याद रखेंगे। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू काउंट करनी है मुझे। ठीक है, तो n के लिए, n में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, n में 1 माना, n-1 में कितना माना, 18, n-2 में 8, n-3 में, अच्छा n लेवल के लिए मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.35, इसके लिए 0.85, इनके लिए मल्टीप्लाइड बाई 1। ये मैं क्या चीज लिख रहा हूं कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 0.35, it should be multiplied by 0.85 for each electron, multiplied by 1, multiplied by 1। तो सिग्मा की टोटल वैल्यू 0.35 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 0.85 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, सिग्मा की। और अगर मुझसे जेड इफेक्टिव पूछा जाए तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड 30 है, सिग्मा 8 मल्टीप्लाई, ये 8 किस में है, n-3 में, ये किस में है, n-, ये किस में है, n में, और ये 2 किस में है, n-1। ठीक है, n वाले के लिए कौन सा फैक्टर याद रखना है, 0.35, n-1 के लिए 0.85 ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक, और n-2 से आगे जितने भी हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 1, 3 नंबर याद रखना। ठीक, हाँ, ये n-2 और ये n-3। ठीक है, चलो सेकेंड हम ले रहे हैं, केस सेकेंड फॉर Nd एंड Nf इलेक्ट्रॉन। रूल ये है इसके लिए कि सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला इन nth लेवल ये लेते हैं 0.35, और इन n-1, n-2 जितने भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लेते हैं 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है रूल, बीच वाला टर्म हट गया है, सिर्फ 2 ही वैल्यू याद रखनी। अब मुझसे पूछ लिया एग्जांपल, कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक। मैं सेम एटम ले रहा हूं, जिंक में काउंट करना है मुझे। अब एक बार उसका देखना ध्यान से कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम जिंक का रेडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1s2 2s2, 2p6 3s2, 3p6 3d10 और 4s2। सही है, ये मैंने किसके हिसाब से लिखा है, रेडियस के हिसाब से। जिनका भी n एक जैसा है वो सब एक साथ एक ग्रुप में लिखना है, तो ये ग्रुप वाइज मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, हम वो वाला सब सेल काउंट करेंगे जिसके लिए पूछा गया है। किस पे रिपल्शन पूछा है, इस वाले पे। अगर इस पे रिपल्शन पूछा है तो रिपल्शन इनर वाले की वजह से काउंट करेंगे, आउटर वाले की वजह से नहीं काउंट करेंगे। यानी इसके राइट हैंड साइड में जो भी है उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा देंगे, कंसीडर करना ही नहीं है अपन को। इसके लिए पूछा जाए तो ये सारे हटा देंगे, इसके लिए पूछा जाए ये सारे हटा देंगे। ठीक है, ये हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बाहर वाला है इसको अब n मानेंगे। जिसके लिए पूछा है उसे n मान लिया मैंने। ठीक है, n वाले में कितने हो गए, वैसे तो n-1 ही है, लेकिन अब इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो ये n बन गया। इसके अंदर वाला ये क्या बन गया, n-, ये अंदर वाला n-2। ठीक, n में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 18। ठीक है, लेकिन 18 में रिपल्शन किसकी वजह से काउंट करेंगे, 17 की वजह से, तो -1 हटा दिया, ये किसके लिए हो गया, रेफरेंस। ये n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 8।
n-2 में 2। हर इलेक्ट्रॉन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 0। इसमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1, इसमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1। यानी कि टोटल सिग्मा अगर मैं देखूं, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए 17 इंटू 0.35 प्लस यहां कितने हैं? 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू सिग्मा काउंट कर लेंगे। ठीक है, समराइज कर रहा हूं इस चीज को मैं कि NS NP में अलग रूल है और ND NF में अलग रूल है। NS में ये 3 वैल्यूज चलेगी, NP में भी ये 3 वैल्यू चलेगी, लेकिन ND और NF में ये 2 वैल्यू चलेगी, 0.35 और 1। इसके बाद हमें जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए हम उसके राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन है रेडियस वाइज उन सबको हटा देंगे। ये हटा दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जिसमें पूछा है उसके ग्रुप बनाएंगे जिनका सिमिलर n है। ठीक, n सबसे बाहर वाले को n मान लें तो n की वैल्यू 3 हो गई। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो गए। 18 में से एक हटाना है रेफरेंस मान के, तो 17 इलेक्ट्रॉन। n वाले के लिए किसे मल्टीप्लाई करना है? 0.35। उसके बाद अंदर वाला n-1, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले सभी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ईच इलेक्ट्रॉन क्या मानना है? 1। तो 8 इंटू 1, 2 इंटू 1। ये सारा वैल्यू जोड़ लूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सिग्मा। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिपल्शन को। अट्रैक्शन को कौन बताएगा? Z। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये कैलकुलेशन बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, यानी ये एटम के अंदर अट्रैक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताती है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्लेटर, जिसने रूल दिया। ठीक है, बाद में जाके बोला कि ये बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, इसलिए ये एक तरह से यूं मान लीजिए कि ये अपने सिलेबस में नहीं पूछी जाती है, जेईई सिलेबस में, है ना। तो एक रफ वैल्यू कैलकुलेट करती है जो कि फ्लॉप भी होती है कई जगह। उसका कारण मैं बताऊंगा कहां कहां पे ये चीजें फ्लॉप होती है। ठीक, चलो नोट कीजिए बराबर। ये Z effective increases when we move from left to right in period, and it remains almost constant when we move from top to bottom इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये कैलकुलेशन के बेसिस पे बोला जाता है अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स कैलकुलेशन। स्लेटर कैलकुलेशन का मतलब है जो अपन ने जेड माइनस सिग्मा किया है, स्लेटर ने क्या किया? सब एलिमेंट के लिए इसी तरीके से जेड इफेक्टिव मालूम किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व कि इधर जाते हैं जब पीरियोडिक टेबल में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। अब देखो जेड इफेक्टिव से क्या कंक्लूजन निकालेंगे मैं बताता हूं। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? रेडियस कम होती जाएगी। तो प्रैक्टिकली ये चीज सही है, इधर जाते हैं जब तो रेडियस कम होती जाती है। जब अपन नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो रेडियस बढ़ती है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली डेटा है हमारे पास, रेडियस बढ़नी है। लेकिन स्लेटर की कैलकुलेशन क्या बोलती है कि जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहेगा तो रेडियस भी कांस्टेंट होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब गलत हो गया ना ये चीज। यानी स्लेटर की जो कैलकुलेशन है वो एक गलत रिजल्ट दे रही है यहाँ पर। इसलिए इस कैलकुलेशन को एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन माना गया है और बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया गया। समझिए बात को, ये अपन